Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video we will study science of class ninth, and we will continue with chapter number 7, diversity in living organism. In the previous video we were studying about and talking about the characteristics which are more fundamental to categorize the organism into different categories and which are not. पिछले वीडियो में हम ये जान रहे थे कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिनको लेकर एक ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है, या ये कहें कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उसके बाद कुछ हम और कैरेक्टर्स उसी के अंदर जिनको हम एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। फिर उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बीच में अभी कुछ डिसिमिलरिटीज़ मौजूद हैं। उनके बेस पर हम उस ग्रुप के अंदर भी सब ग्रुप्स को बनाएंगे और फिर उन एलिमेंट्स को और द्वारा से उसमें अलग अलग बांट देंगे। इस तरीके से लगातार प्रोसेस ये अपने आप में चलता रहेगा। ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बनेंगे, यानी कि जितने जैसे जैसे छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते चले जाएंगे, उनके बेस पर हम उसके अंदर भी ग्रुप्स को बनाना स्टार्ट रखेंगे। इसके बीच में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे, और सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कि वो किस तरीके का सेल है, इट अ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले हमने इसी की बात की थी कि उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है या नहीं है। तो ये हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है। दूसरा देखा था कि वो सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कहने का मतलब वो एक ही सेल से मिलकर पूरी उसकी बॉडी बनी है या कई सारे सेल से मिलकर उसकी बॉडी बनी है। इसके बाद अगर अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिसके बेस पर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, तो कैरेक्टरिस्टिक है डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से? एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते। अपने द्वारा उनका खाना बनाना पाया जाता है और अपने द्वारा किसी का बनाना नहीं भी पाया जाता है। तो ऐसे जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस उनको एक कैटेगरी में रख देंगे, और ऐसे जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनको एक कैटेगरी में रख देंगे। वो सभी ग्रीन प्लांट जो कि जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है दैट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। वो सभी हरे पौधे जो कि अपने आप में जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है वो सब खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो वो सभी ग्रीन प्लांट्स को एक कैटेगरी में रख दिया, बाकी जितने रहे उन सभी को एक कैटेगरीज में रख दिया। अब वो जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं क्या उनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम है? यानी फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से उनकी बॉडी है वो भी सेम है क्या? उसके बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जा सकता है, क्योंकि जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म की अलग अलग होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी शेप देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, वो अपने आप में अलग अलग नज़र आएगा। तो जितने भी फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं कहीं ना कहीं वो उसके बॉडी शेप, बॉडी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। किस तरीके की बॉडी उससे मिलकर बनी है उसी तरीके के फंक्शन करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, जिस तरीके के सेल से मिलकर बना होगा वो उसी तरीके का परफॉर्म भी करेगा, फंक्शन भी उसके द्वारा उसी तरीके से होंगे। अब कह दिया जाए कि वो बना तो उस तरीके के सेल से है जिस तरीके के सेल्स हार्ट में मौजूद होते हैं, अब उससे कहा जाए कि किडनी का वर्क करिए तो वो नहीं कर पाएगा। जो जिस तरीके से सेल से मिलकर बना है परफॉर्म भी फंक्शन जो है
वो भी उसी तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। दूसरा, इसके आगे बात करें एनिमल्स के अंदर, हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज द डिफरेंट पार्ट्स। अब किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आप में डेवलप करती है और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर देखा जा सकता है। कौन से तरीके का स्पेशलाइज्ड एक ऑर्गन उसके अंदर मौजूद है जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है, उसके बेस पर भी उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना, कौन सा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन किसी स्पेशल फंक्शन को करने के लिए इसके अंदर मौजूद है, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको लेकर हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। अब अगर हम इन सभी को देखें, we can see that even in these few questions that we have asked, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी पढ़े, जिनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, हायरार्ची इज डेवलपिंग, एक हायरार्ची बनती है। हायरार्ची का मतलब हो गया टू मेक अ ग्रुप बाय टेकिंग अ स्मॉलर थिंग्स, छोटे छोटे पार्टी बड़ी छोटी चीज़ों को लेकर एक बड़ी चीज़ का निर्माण करना, बड़ी चीज़ को बनाना, वो हायरार्ची कहलाता है। इसी तरीके से हम छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर एक बड़े से ग्रुप को बना रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से हायरार्ची डेवलपमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर एक हायरार्ची डेवलप हो रही है एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट। और जितने भी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बॉडी डिज़ाइन है, वो सभी जो है कहीं ना कहीं प्लांट्स को क्लासीफाइड करने के लिए अलग है और एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए अलग है। प्लांट्स के अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, एनिमल्स को कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। इसलिए एनिमल्स को किन्हीं और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कैटेगराइज किया जाता है तो और एनिमल्स को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड। अब वो अपना खाना किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से वो बनाते हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स बना रहे हैं, एनिमल्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ अपने आप में अलग अलग हो गई। देयरफॉर दीज डिज़ाइन आर टू बी यूज टू मेक सब ग्रुप्स। इसलिए उसकी जो डिज़ाइन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक के अंदर स्केलेटन होता है, किसी के अंदर स्केलेटन नहीं होता है। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया सकता है। बड़ी सी कैटेगरीज, बड़े से ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं और बड़े से बड़े ग्रुप्स के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटकर इन एलिमेंट इन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग रख सकते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की। अगर हम वहीं पर केमिस्ट्री में होते तो वो एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो एलिमेंट्स को भी ऐसे ही कैटेगराइज्ड किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज्ड कर रहे हैं। अब क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन टॉपिक आता है और क्लासिफिकेशन और इवैल्यूएशन अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए, दे आर इंटरलेटेड टू ईच अदर। इवैल्यूएशन होगा तब ही क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि इवैल्यूएशन इज द स्मॉल चेंजेस हैं। क्या पूरी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कह दूँ अगर मैं कहूँ तो इवैल्यूएशन जो छोटे से छोटे चेंजेस हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तरीके से चलते चले जाते हैं, और वो ये छोटे से छोटे स्केल पर आने वाले बदलाव होते हैं। और जब तक बदलाव किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा नहीं, तब तक वो हम ऑर्गेनिज्म को अलग कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। इसलिए एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन अपने आप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पूरा क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में।